हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेश जोशी विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग जो सारी स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन रहती है वो कुछ प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। उसमें से वन ऑफ द प्लेटफॉर्म इज screener.in। तो हम लोग screener.in कैसे है, उस पर कंटेंट क्या है, उसको एनालाइज कैसे करना है और उसका यूज़ हमारे इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें किस तरह से करना है और क्या क्या इंफॉर्मेशन screener.in पे दी गई है, क्या हम इन्वेस्टर है, क्या हम ट्रेडर है, उस हिसाब से हमको उसको इवेल्युएट करना है। क्या हम वो कंपनी जो देख रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे, इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे। तो उस तरह से हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए। उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने एरोस्पेस और डिफेंस ये सेक्टर खोला और उसमें से हमको कुछ कंपनीज ढूंढनी है ना। तो जैसे मैंने सेक्टर खोला तो आप देख रहे हैं कि मुझे उसमें कम से कम 25 कंपनीज मिली। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि एरोस्पेस और डिफेंस में इतनी सारी कंपनियां हैं। तो मुझे HAL या पारस डिफेंस, जिनके नाम में डिफेंस है, वही सारी कंपनियां पता थी। जनरली हम लोग का ऐसे रहता है कि जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से पता होता है। लेकिन अभी मैं जैसे देख पा रहा हूँ 25 कंपनीज इस रिजल्ट पे दिख रहे, आपको भी स्क्रीन पे दिखता होगा। तो जैसे सबसे ऊपर HAL है, भारत इलेक्ट्रॉन है, भारत डायनेमिक्स है, गार्डन रीच है, जेन टेक्नोलॉजीज है, डेटा पैटर्न है, एस्ट्रो माइक्रोवेव है। ये पहला पेज है और इस पेज पे 10 कंपनीज है। आप चाहे तो इस सेटिंग को चेंज करके पूरे के पूरे 25 कंपनी एक ही पेज पे ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, या पेज बाय पेज भी देख सकते हैं। और जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वो सारा इंफॉर्मेशन आपको सामने दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी में चूज करता हूँ। तो जो अल्फ़ाबेटिकली इन्होंने पहला बताया है हिंदुस्तान, इट्स नॉट अल्फ़ाबेटिकली, उन्होंने मार्केट कैपिटल के हिसाब से बताया। तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल जिसका है वो है HAL। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इंडिविजुअल HAL कंपनी में जाएंगे और उसके डिटेल्स के बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, आपके सामने स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। तो नंबर 1 पे जाके मैंने HAL को टच कर दिया और जैसे ही मैंने HAL को टच कर दिया, मेरे सामने आप देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका HAL-india.co.in जो इसका साइट है, ये कंपनी BSE और NSE, आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स है। उसमें से जो प्रोमिनेंट स्टॉक मार्केट है वो सबसे पुराना अपना BSE और सबसे एडवांस जो NSE जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE, इस पे उसका नंबर लिखा होता है। जैसे BSE में इसका नंबर लिखा गया है स्टॉक का 541154 और NSE पे इसका एक सिंबल लिखा है HAL। तो इस तरह से हमको फाइनलाइज करना है कि हम लोग, या आइडेंटिफाई करना है कि हमको किस कंपनी के बारे में। जैसे अभी हम लोग HAL देख रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रयास क्यों है, क्योंकि मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। हम सारी की सारी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारी की सारी कंपनियां अच्छी, और आप डे बाय डे देखते हैं कुछ कंपनियां अच्छी चलती है, कुछ कंपनियां कुछ समय के लिए चलती है, कुछ साल के लिए चलती है, कुछ कंपनियां बाद में बैंकरप्ट हो जाती है। तो हम लोग अपना हार्ड अर्न मनी इसमें डालते हैं, तो हमारा एनालिसिस सही होना चाहिए। इस हिसाब से हमको ये एनालिसिस के लिए पूरा एफर्ट है और हम लोग विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं और डॉक्टर किरण गीते आपको ये सारी चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम दोनों एक्चुअली रेडियोलॉजिस्ट है, लेकिन खेल तो रहे एक्सरे सोनोग्राफी के साथ, लेकिन ये फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाग गया और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंस टीचिंग हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या होता है ना, जो चीज़ आप समझ रहे हैं उसको सीधी और सिंपल भाषा में आप किसी को बताओ और वो बंदा समझ जाए, तो उसके चेहरे पे जो खुशी होती है नई चीज़ समझने की, वो खुशी कुछ अलग ही रहती है। वो किक रहती है हम लोग के लिए। हर लेक्चर के बाद वो किक हमको चाहिए होती है। तो जैसे HAL का जो
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके सामने उसका प्राइस लिखा हुआ है। तो आज जो डेट है 30 मई का क्लोजर दिख रहा है, मेरा वीडियो में बना रहा हूँ 31 मई 2025 को, और 30 मई का क्लोजर प्राइस है 4974। आधा % गिरावट थी आज, 0.53%। तो ये तो अभी हमारे सामने खुल गया है कि HAL कंपनी है, BSE पे लिस्टेड है, NSE पे लिस्टेड है, उसका प्राइस लिखा हुआ है ना। तो उसके बारे में जो वाइटल्स बोले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली जाती है, तो काफी सारे वाइटल्स होते हैं। उन वाइटल्स को हम आपके सामने रखते हुए उस कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, और वो हम लोग क्या होता है कि कई बार गूगल में ब्राउज करो या किसी और ब्राउजर पे ब्राउज करो तो हमको एक एक चीजें मिलती जाती है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको इकट्ठा बहुत सारी चीजें देती है। तो इस तरह के काफी सारे प्लेटफॉर्म है ना। सो दिस इज जस्ट एन ऑनेस्ट एफर्ट फ्रॉम माय साइड। तो सबसे पहले जो चीजें मैंने सिलेक्ट की है, ये कंटेंट, ये जो इसकी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट वाइटल्स है इसके, तो उसमें मार्केट कैपिटल मैंने सबसे पहले चूज किया है कि किसी भी कंपनी का सबसे पहले मार्केट कैपिटल क्या है आपको पता होना चाहिए। वो क्यों पता होना चाहिए दोस्तों? बहुत सिंपल चीज है कि आपको पता होना चाहिए कंपनी लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है। और ये पता क्यों होना चाहिए? क्योंकि लार्ज कैप के साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, क्या क्या फायदे उसके साथ है, मिड कैप के साथ साथ क्या क्या फायदे हैं, कब कब मिड कैप हमको प्रॉब्लम में ला सकती है, स्मॉल कैप किस तरह की कंपनियां होती है, इसमें जो इन्वेस्टर्स है, प्रमोटर्स है, इन लोगों का किस तरह से पैसा लगा हुआ होता है, इन तीनों कंपनियों में से सबसे ज़्यादा रिस्क कब किसको होती है। उसके अलावा जैसे जब मार्केट में कोई न्यूज़ आता है तो सबसे ज़्यादा गिरावट किस में होती है, लेकिन कोई न्यूज़ आता है अच्छा और ऊपर जाता है वो कौन सा होता है। तो ये सारी चीज़ें ये सेक्टर वाइज डिपेंड करती है, कंपनी पे डिपेंड करती है, लेकिन इन जनरल तो आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज जो रहती है, जिसको हम बोलते हैं कि जिसका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ के ऊपर हो, उसको लार्ज कैप बोला जाता है। तो जैसे ये कंपनी जो है HAL, जो जेट्स बनाती है, मिग सुखोई, जो नासिक में स्थित है, इसका मार्केट कैपिटल है 3,32,000। तो इससे हमको पता चल गया कि ये लार्ज कैप कंपनी है। उसके नीचे वाला जो कॉलम है वो स्टॉक का P रेशियो है, उसके नीचे ROC लिखा है, उसके नीचे प्रमोटर होल्डिंग लिखा है, उसके नीचे DII होल्डिंग। तो हम लोग एक एक चीजें पता करते हैं धीरे धीरे, उससे हमको पता चलेगा कि इस कंपनी के बारे में हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है और इससे हमको हमारा क्या काम हो रहा है। दोस्तों, बहुत सिंप्लीफाई वे में वीडियो करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंटली इस तरह के सिंप्लीफाइड वीडियो आपके सामने ला रहे हैं और लाते भी रहेंगे। तो आज उसके मार्केट कैपिटल के बाजू में जो नेक्स्ट कॉलम है वो है करंट प्राइस। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि कल का जो प्राइस था फ्राइडे का, जब मार्केट क्लोज हुआ, वो 4974 है। उसके आगे वाला जो कॉलम है आपको बता रहा है कि हाई और लो। तो ये पिछले 12 महीने में 52 वीक्स बोला जाता है, 12 महीने में ये स्टॉक ने जो छलांग लगाई है वो 5,675 की तरफ चला गया था। और जब मार्केट में गिरावट हुई थी अभी रिसेंटली, तो उसने 3,046 को टच किया। लेकिन दोस्तों, ये एक साल के बीच की वैल्यू है। तो इससे आपको क्या पता चलता है मालूम है क्या? कि ये स्टॉक नीचे जा चुका है अभी 4,974। तो जब ये 3,000 पे गया था, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए, उन्होंने, अगर जिनको मार्केट में समझ होगी, उन्होंने जरूर इसको अपने पोर्टफोलियो में 3,000 के आसपास ऐड किया होगा। उसके नीचे है PE। तो कभी भी कोई भी चीज बोली जाती है ना, PE रेशियो पे बोली जाती है। कोई भी स्टॉक अच्छा है या बुरा है, तो जैसे हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो उसके जो इम्पोर्टेंट डेटाज हम लोग देखते हैं, फाइनेंशियल डेटाज, उसमें PE का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो PE का एग्जैक्टली मतलब क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब क्या? इसका सीधा मतलब है कि 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी में
कितना रुपया लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ HAL में 39.8 पी बता रहा है, मतलब HAL के स्टॉक से मुझे 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 39 रुपीज 80 पैसा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये उसका एकदम सिंपल मीनिंग है। तो पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके 2 मेथड्स रहते हैं। और पी का क्या इंपॉर्टेंस है जब हम कोई भी कंपनी अपने लिए चूज करते हैं, वो हम हमारे क्लासेस में पी पे एक पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर चलता है। उसके आगे है बुक वैल्यू। तो किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू जो होती है, वो बुक वैल्यू मतलब सीधी और आसान भाषा में बोला जाए तो HAL शेयर की कीमत 4,974 है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू है 523। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर HAL कंपनी का कोई क्रैश हो जाता है, नुकसान हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो कंपनी आपके अपने सारे एसेट बेचने के बाद कम से कम हर शेयर के पीछे 523 रुपये आपको ज़रूर देगी। ये उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है। डिविडेंड यील्ड दिया है, तो जैसे आपको पता है कि कोई भी कंपनी हो, आप जब किसी कंपनी का शेयर लेते हो तो आप उस कंपनी के बहुत छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। तो जब कंपनी हर साल प्रॉफिट करती है तो वो प्रॉफिट पे जैसे सारे मालिक लोगों का उस पे हक होता है, तो आप भी शेयर होल्डर होने के नाते आपका भी उस पे हक बनता है। तो आपके हक का पैसा आपको कितना मिलेगा उसको बोला जाता है डिविडेंड। तो वो कितना यील्ड है, 0.7% इसका यील्ड है। तो डिविडेंड बोनस स्प्लिट के बारे में हमने बहुत खूबसूरती से हमारे क्लासेस में 3 लेक्चर में बयां किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। क्योंकि जो लोग शेयर खरीदते हैं उनका तो रियल अर्निंग या स्टॉक या अपना पैसा जो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, उसका जो राज है, वो सब डिविडेंड बोनस स्प्लिट में छुपा हुआ है। उसको मैंने अपने क्लास में अमर अकबर एंथनी करके नाम दे दिया है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अमर अकबर एंथनी का मतलब उनको बहुत अच्छे से पता है। एक तो बच्चन जी की मूवी और दूसरी विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की कंसेप्ट। उसके आगे का जो कॉलम है वो ROC का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो 33% है, काफी स्मार्ट ROC है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 26% है। तो एग्जैक्टली ROC कितना होना चाहिए जिसको हम अच्छा बोलेंगे, ROC कितना किसको बहुत अच्छा बोला जाता है, या कम से कम किसी भी कंपनी का ROC कितना होना चाहिए, ये फिगर्स आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग जब किसी भी स्टॉक का फाइनेंशियल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस सिखाते हैं तो हम लोगों ने अपना एक एल्गोरिदम बनाया है। उस एल्गोरिदम के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15-20 चीज़ें हमने उसमें एल्गोरिदम में सेट की, और आपको सिर्फ टिक करते जाना है कि ये है, ये है, ये है। ROC इतना होना चाहिए, ROE इतना होना चाहिए, डेब्ट इक्विटी इतना होना चाहिए, P कितना होना चाहिए। सेक्टर के हिसाब से अलग अलग रहते हैं। बुक वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत विस्तार से डिस्कस करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड से मार्केट सिखाने में कोई मज़ा नहीं है। बहुत हेवी वर्ड आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बहुत ज्ञानी हो गए। ज्ञानी तो उसको बोला जाता है जो आपको जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो आसान करके आपको सिंप्लीफाई वे में आपको बताता है। तो ROC, ROE, उसके बाद है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ये जो चीज़ है ना किसी भी स्टॉक की, इसको आपको समझना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फेस वैल्यू पे बहुत सारा खेल डिपेंड रहता है। फेस वैल्यू का एक पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है जिसमें हम लोग स्टॉक जब लिस्ट होता है तो उसका अभी कितना फेस वैल्यू, जनरली 10 होता है, लेकिन पता नहीं अभी NSE का आ रहा है तो 1 के फेस वैल्यू पे आ रहा है। लेकिन पुराने ज़माने में जब स्टॉक लिस्ट हुआ करते थे वो 100 के फेस वैल्यू से लिस्ट हुआ करते थे। तो फेस वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, बोनस में फेस वैल्यू के साथ क्या होता है, स्प्लिट में फेस वैल्यू के साथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको हम लोग विजडम में बहुत अच्छे से डिस्कस कराते हैं। उसके बाद कोई भी कंपनी हो उसमें सबसे ज़रूरी रोल क्या होता है कि इस कंपनी पे हम लोग भरोसा कैसे करें कि मुझे इस पे पैसा लगाना है, इस पे भरोसा कैसे किया जाए। सबसे पहले तो जिनका एक कंपनी है उनका उस पे भरोसा होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ प्रोमोटर्स की। तो
इन जनरल कोई भी कंपनी हो उसमें प्रमोटर जो रहते हैं उनका होल्डिंग, जो ओनर्स रहते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, उनका होल्डिंग कम से कम 50%, 51% होना तो जरूरी है। लेकिन इन सर्टेन सिचुएशन एटलीस्ट 40% के नीचे प्रमोटर का होल्डिंग अगर नहीं है तो जनरली वी डोंट प्रेफर दोज कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जैसे HAL में हम देख रहे हैं 71 इज वेरी गुड प्रमोटर होल्डिंग। डेट टू इक्विटी रेशियो, तो देखिए इसने पूरा एक आपके सामने एक आइडियल चीज आपके सामने रख दी कि कोई भी कंपनी जिसकी डेट फ्री हो तो उसके जैसी अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई हो ही नहीं सकती। तो आपको जो आइडियल मॉडल में बता रहा हूँ तो उसी में आपका डेट टू इक्विटी 0 तो आप जिंदगी भर याद रखोगे कि कितना होना चाहिए डेट टू इक्विटी। लेकिन फिर भी इन सर्टेन कंडीशन कुछ कंपनीज को डेट रखना ही पड़ता है, ग्रोथ के लिए डेट लेना ही पड़ता है, लेकिन जनरली डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 या 1.2 1.3 के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा नहीं। लेकिन हर सेक्टर में ये चीज अलग अलग होती है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में क्या होता है कि आप बोलोगे कि अरे फाइनेंस की जो कंपनी सर मैं तो देख रहा हूँ चार्ट, उसमें तो डेट टू इक्विटी 4 है, 4.5 है, 5.5 है, तो सारे के सारे इसी तरह के, तो इसको किसी को लेना है कि नहीं? नहीं, उसमें अलग चीज होती है। फाइनेंस वाले जो कंपनीज रहती है उनको तो पैसा लेंड करना पड़ता है ना, वो लेंड करेंगे तभी तो कर्जा देंगे ना। तो यही तो डिफरेंस है ना कि हम लोग एक ही क्राइटेरिया सब जगह नहीं लगा सकते। डेट इक्विटी मतलब जिसके पास जिसके ऊपर डेट नहीं वो कंपनी तो बहुत अच्छा बोला जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हम लोग 15-20 क्राइटेरिया रहेंगे, उसमें से ये एक क्राइटेरिया डेट टू इक्विटी। उसके बाद किसी भी कंपनी में FII और DII का होल्डिंग, तो मार्केट में कुछ इन्वेस्टर्स को माना जाता है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, क्योंकि इन लोगों के पास जैसे FII है तो ये लोग तो सिर्फ पैसा बनाने आए, FII हो DII हो, तो इन लोग अपना पैसा इन्वेस्ट जो रहता है उनका 1000 करोड़ या लाख करोड़ में रहता है। तो इन लोग जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते 10 बार सोच के, उनका पूरा रिसर्च का टीम होता है, पूरा एनालिस्ट टीम होता है, उनका हर चीज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर चीज सिस्टमाइज्ड होता है, और हर चीज का कोई भी कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करे तो उनको ये चीज पता है कि उसके फाइनेंशियल अभी कैसे, करंट फाइनेंशियल कैसे, आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टस वे क्या एक्सपेक्ट करें। तो इनडायरेक्टली अगर किसी कंपनी में FII और DII का इन्वेस्टमेंट है तो हम एक कोलेटरल थिंकिंग अपने दिमाग में डेवलप कर सकते हैं कि यार इसमें FII DII का होल्डिंग है तो ये कंपनी अच्छी जरूर होनी चाहिए। तो जैसे इसमें FII का होल्डिंग 12% है, DII का होल्डिंग 8% है, 71% प्रमोटर का होल्डिंग, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 100 में से 92-93% तो खत्म हो गए, रिटेलर के लिए बचा क्या? तो जब भी ऐसे वाली कंपनी, तो आप सोचो कि जिसमें प्रमोटर खुद लेके बैठा है, जिसमें FII लेके बैठे, जिसमें DII लेके बैठे, वो क्यों लेके बैठे? वो लोग कुछ सोच के तो बैठे होंगे, उनको भी तो प्रॉफिट बनाना है ना। वो अगर अपना प्रॉफिट बना रहे हैं तो आपके लिए हिस्सा थोड़े ना ज्यादा छोड़ेंगे। तो इस तरह की कंपनियों पे ध्यान रखना है, और जब भी इस तरह के सिस्टम में किसी कारणवश फॉल आता है तो ये स्टॉक आपको, ये जो पर्ल्स है, जो मोती, इनको उठाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। उसके आगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, FII की तरह DII भी बहुत शातिर लोग होते हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, बहुत रिसर्च ओरिएंटेड लोग होते हैं। और करंटली पहले तो होता था कि इंडिया का पूरा मार्केट FII अपने हिसाब से हिला के निकल जाती थी, लेकिन अभी चीजें बदल रही है। DII आर बिकमिंग वेरी स्ट्रांग, दे आर रियली सपोर्टिंग द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन मार्केट्स। वी रिस्पेक्ट देम फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। उसके आगे प्राइस टू बुक वैल्यू है, ये एक रेशियो रहता है। अर्निंग पर शेयर है तो इट इज 125, प्राइस टू बुक वैल्यू 951। अर्निंग पर शेयर मतलब हर शेयर कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ है उस साल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर, तो हर शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट हुआ है इनडायरेक्टली, तो 125 रुपया हर शेयर के पीछे प्रॉफिट बता रहा है। उसके बाद आता है पेग रेशियो, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया मेरे लिए, क्योंकि ये PE तो बताता है, उसके अलावा ग्रोथ की भी अच्छी सी जानकारी देता है। तो PEG किसी भी कंपनी का कितना होना चाहिए, उसका एक सिस्टम है, उसकी एक सोच है, PEG का क्या इंपॉर्टेंस है, PE और PEG में क्या डिफरेंस है, दोनों का यूज किस तरह से करना है। तो ये सारी आइडियाज हम लोग अपने सिस्टम में आपको देते रहते हैं।
ये तो पैरामीटर्स हो गए, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स है। जैसे मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ कि ये तो पैरामीटर्स है, लेकिन इनके अलावा भी आपको अगर कुछ पैरामीटर्स ऐड करने, तो मेरे सामने उनकी पूरी लिस्ट है। आई जस्ट ओपन इट आउट और आप उसमें देखो, जैसे सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेल्स लेटेस्ट ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ, प्राइस टू बुक, इतनी सारी चीजें आप इसमें आराम से ऐड कर सकते हैं। तो हम जिस तरह से सोचेंगे वो सारी चीजें इस पे मिल जाएगी आपको, और आप इस तरह से एक ही जगह पे, नहीं तो ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे अगर होगी तो उसको एनालाइज करना बहुत 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 डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो 9-10 पैरामीटर हमने देख लिए। उसके बाजू में जाते हैं तो HL कंपनी है क्या, इस कंपनी के बारे में भी हमको तो पता होना चाहिए। तो बाजू में जो लेफ्ट में जो कॉलम है उसमें अबाउट करके लिखा है, तो उसमें HL कंपनी क्या है, जैसे इट इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर एंड रिपेयर, मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर रिपेयर, की पॉइंट्स क्या क्या है। तो आप जैसे उसको रीड मोर करके नीचे एक स्लॉट है उसको टच करेंगे तो की पॉइंट्स आ जाएंगे। तो उसमें की पॉइंट्स में ये बिजनेस मॉडल क्या है, इस बिजनेस की क्या क्या सेगमेंट है। जैसे ये बता रहा है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है वो कितना परसेंट, तो 46% है। उसके नीचे सर्विस सेक्टर में 47% है। अदर जो सेक्टर्स है वो 7% है। इनके क्लाइंट्स कौन है ना, ये किसके साथ इनका टाइप है, इनका ऑर्डर बुक कैसा है, मतलब इस कंपनी का आगे चल के अगले साल में, अगले 2 साल में कितना बड़ा ऑर्डर बुक है। तो इससे हमको जिस कंपनी के पास काम है वो तो प्रॉफिट करेगी ना दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D इसका कैसे चलता है। तो इस शॉर्ट में ये सारी चीजें हैं। आगे चल के न्यू प्रोडक्ट क्या डेवलप करने वाले हैं, डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनका क्या चल रहा है, इनका कैपेक्स कैसे, इनका JV क्या है, इनकी कोलैबोरेशन क्या है, फोकस क्या है। तो ये फाइनेंशियल 25 तक उनका ये जो डेटा है वो बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया। आप अगर इसके थ्रू भी जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया इसका आ जाएगा। तो कंपनी का एक समराइज्ड वे में इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाता है। आप जैसे नीचे जाओगे तो आपको चार्ट मिलेगा, है ना। तो चार्ट में आपको 1 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का और मैक्सिमम जब से कंपनी एग्जिस्ट कर रही है वो चार्ट आपको मिल जाएगा। आप जो भी टाइम फ्रेम में देखना है आप उसको देख सकते हैं, है ना। चार्ट के साथ आपको बहुत सारी चीजें, जैसे इन्होंने पी रेशियो भी कंपेयर किया है। उसके अलावा इन्होंने सेल्स, मार्जिन, इबिडिटा, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप सेल्स, तो ये सारी चीजें आप जैसे जैसे वेरिएबल्स डालोगे वो आपके चार्ट के साथ अलाइन होते जाएंगे एंड यू विल सी द सिस्टम। उसके अलावा उसके बाजू में उन्होंने अलर्ट दिया आपको, कोई भी स्टॉक एक स्पेसिफिक लेवल पे चाहिए कि जैसे अभी ये 4,974 चल रहा है और आप सोच रहे कि ये 4,700 जाएगा तो मैं इसको बाय कर लूंगा, तो आप वो अलर्ट यहाँ लगा सकते हैं। आप सोचोगे कि ये अगर 5,500 के ऊपर जाएगा और मुझे यहाँ से निकलना है तो अलर्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरह से आप अलर्ट लगा सकते हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स मूविंग एवरेज के लगा सकते हैं, पी के लगा सकते हैं। तो बहुत सारी, एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे, इतनी छोटा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक छोटे से सिस्टम में उन्होंने सारी चीजें एक कॉम्पैक्ट बुक करके दे दिया है यहाँ पे। जैसे मैं नीचे जाता हूँ, उन्होंने उनके हिसाब से कंपनी के क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कौन से, जैसे कंपनी ने कर्जा कम कर दिया, कर्जा ही नहीं है, कंपनी ने डिलीवरी प्रॉफिट बढ़ाया है। उसी तरह जो निगेटिव चीज है जिसका, जैसे इसका बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है, पुअर सेल्स ग्रोथ बता रहा है पिछले 5 साल का, तो ये प्लस माइनस पॉइंट इसमें बताए जाते हैं। इसके बाद आगे चल के जो आता है वो पीयर कंपैरिजन, मतलब अगर किसी भी कंपनी को, अगर ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, या सही कर रही है, खराब कर रही है, इसका प्रोग्रेस सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, पीछे चल रही है, सेल्स ग्रोथ आगे है, प्रॉफिट कम चल रहा है, तो ये सब चीजें आपको कंपेयर करना है। तो किससे करना है, हम गाय की तुलना घोड़े से तो नहीं कर सकते, हमको ऊंट की तुलना हाथी से तो नहीं कर सकते। उसी तरह इन कंपनियों की तुलना उसी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनसे करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने डिफेंस सेक्टर में दिया है कि 25 कंपनियां इन्होंने दिए, तो ये इसमें डिफेंस सेक्टर की चीजें बनाने वाले, तो इंजीनियरिंग कंपनियां इसमें काफी ज्यादा, रिसर्च और इंजीनियरिंग ओरिएंटेड कंपनियां ज्यादा है। तो
आप एक ही प्लेटफॉर्म पे देखोगे कि 25 कंपनियां हैं, तो उसमें से मैंने जो फॉर्मेट चूज किया है उसमें 10 कंपनियां मुझे दिख रही है। तो सारी कंपनियों के नाम जो कंपनियां आती है वो मार्केट कैपिटल के हिसाब से ऊपर से नीचे तक आती है। सबसे बड़ा कंपनी डिफेंस में है HAL, तो सबसे बड़ा प्लेयर है HAL। तो फिर इस कंपनी का वही चीज है करंट प्राइस। तो आप क्या हो सकता है कि आपको अगर 10-12 कंपनियों की प्राइस देखने, तो आप एट अ टाइम एट अ ग्लांस में देख पा रहा हूँ कि HAL की प्राइस है 4,974, भारत इलेक्ट्रॉन 384, भारत डायनेमिक 2,015, गार्डन रिच 3,003, जेड टेक्नोलॉजी 2139, एस्ट्रा माइक्रोवेव 1095। एट अ ग्लांस यू कैन सी ऑल द प्राइसेस। उसके बाजू में जो कॉलम और उसके नीचे एक चीज दी, मीडियन 25 कंपनीज, मतलब इस तरह की जो 25 कंपनियां उनकी एवरेज मीडियन प्राइस 787 है। तो जस्ट बता रहा हूं मैं, उसका इंपॉर्टेंस हमको कब होगा, जब हम लोग पी और पेग रेशियो या फिर ROE ROC देखेंगे तो उसमें इसका, या OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे उसमें उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसका नेक्स्ट कॉलम है पी, तो पी में 39.79 बता रहा है, भारत इलेक्ट्रॉन का 52 बता रहा है, भारत डायनामिक्स काफी कॉस्टली 134, गार्डन 65, एस्ट्रा 67, लेकिन जो एवरेज वैल्यू है 25 कंपनी की वो 70 है, और हम लोग जो HAL देख रहे हैं ये 39 है। तो एवरेज कंपनियों के हिसाब से इसका प्राइस काफी कम लग रहा है। सी दिस इज नॉट एनी टिप, आपको मैं कोई टिप नहीं दे रहा हूँ बाय या सेल का, मैं सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूँ कि भारत इलेक्ट्रॉन और गार्डन रिच, जेड टेक्नोलॉजी एवरेज प्राइस से नीचे चल रहे हैं, उसमें HAL सबसे नीचे चल रहा है। उसके बाजू वाला उसका नेक्स्ट कॉलम है मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल HAL का 3,32,655, भारत इलेक्ट्रॉन भी काफी बड़ा कंपनी 2,81,134, भारत डायनेमिक्स 73,000 करोड़, गार्डन रिच 34,000 करोड़, जेन टेक्नोलॉजी 19,000 करोड़, डाटा पैटर्न 15,000 करोड़। इस तरह से जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो मार्केट कैपिटल कम होता जाएगा। उसके बाद है जो कॉलम है वो नेट प्रॉफिट क्वार्टरली सेल्स बताया है, ROC बताया है, PG रेशियो है, IV इंट्रिंसिक वैल्यू बताई है, डेट बताया है, हर कंपनी पे कितना कितना डेट, तो अलग अलग देखने की जरूरत नहीं, एक ही साथ आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है, तो हम लोग चूज करना हम लोग के आसान हो जाएगा। उसके बाद ROE ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ROCE बुक प्राइस टू वैल्यू और 5 साल का रिटर्न, ये कॉलम दिए। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग ये कॉलम एडिट करके आप जो कॉलम पे एनालिसिस करते हो वो कॉलम आप रख सकते हो, जो आपको नहीं चाहिए वो कॉलम आप कम कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया हमारा पीयर कंपैरिजन। उसके नीचे आएगा क्वार्टरली रिजल्ट। तो कोई भी कंपनी हो हम उसके रिजल्ट जब देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट भी देखते हैं और एनुअल रिजल्ट भी देखते हैं। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे मैं क्वार्टरली रिजल्ट पे जा रहा हूँ तो उन्होंने मार्च 22, जून 22, सितंबर 22, दिसंबर 22, उसी तरह अभी 25 चल रहा है तो अभी मार्च 25 का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। उसके पहले दिसंबर 24 का था, उसके पहले सितंबर 24 का था, उसके पहले जून 24 का था। तो हर 3 महीने का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको बताया गया है। उसमें फिर कंपनी के सेल्स, हर क्वार्टर के सेल्स, एक्सपेंसेस, और उस सेल्स के सामने जो प्लस का साइन ये दिखा रहा है उसको अगर आप टच करोगे तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो सारे उसमें आ जाती है, जैसे YOY सेल्स ग्रोथ। उसके बाद आप एक्सपेंस पे जाओगे तो एक्सपेंस पे भी क्या क्या मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, तो उसके सामने जो प्लस चीज बनी उसको मार्क जो बना है उसको आप टच करोगे तो उसमें से डिटेल आपको आ जाते हैं, है ना। तो सेल्स हो गया, एक्सपेंसेस। उसी तरह नीचे वाले कॉलम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, उसका परसेंट आया है, उसके सामने अदर इनकम क्या है कंपनी की, जैसे कंपनी अगर कुछ और सेकेंडरी बिजनेस है, जैसे कार की कंपनी उसके साथ साथ एक्सेसरी भी बेचती है वो, तो उसका